तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक हमारा सेम रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखो मैं वीडियो में हर वो क्वेश्चन को अच्छे से मेंशन करके, इसलिए देखो टॉपिक तो वैसे लंबा जाएगा, जाहिर सी बात है कि अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो भाई टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक कड़वा सच्चाई है। वीडियो चाहूं तो मैं शॉर्ट में भी कंप्लीट कर सकता हूं, कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकता हूं, बट इससे होगा क्या कि आप खाली क्वेश्चन समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो टाइमिंग मत देखा करो। मेरी वीडियो अक्सर मैथ की लंबी जाएगी, हर वीडियो लंबी जाएगी, क्योंकि एक चैप्टर में कम से कम मैं 4-5 पार्ट में क्लियर करूंगा एक चैप्टर, क्योंकि मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, तो आज जो हमारी अर्थमेटिक की पिछली वीडियो अपलोड हुई थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मतलब कि आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। तो चलो टाइम को बिना गवाए हम मुद्दे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, इसमें पहले जो गिवन है वो लिख लो। A3 का मान गिवन है 12। AN यानी कि क्या, लास्ट टर्म का मान गिवन है 106, और हमें A29 फाइंड करना है कि हमारा 29वां टर्म क्या होगा, 29th टर्म क्या होगा। चलो ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था कि एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब एक एपी जो है वो 50 टर्म को कंसिस्ट करता है, 50 टर्म को कंसिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो लास्ट टर्म बनेगा वो 50वां टर्म बनेगा, क्योंकि उस एपी में टोटल 50 ही टर्म है। 50 टर्म है तो मतलब कि जो आखिरी टर्म होगा वही मेरा लास्ट टर्म कहलाएगा। और यहां पे लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 106। तो लास्ट टर्म बन क्या रहा है, कौन सा नंबर बना रहा है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 50वां बना रहा है, 50 टर्म्स बना रहा है। ठीक है, तो मतलब कि A50 की वैल्यू कितनी हो गई, 106। अब देखो इसको ऐसे समझो, A3 का मान दे रखा है 12। A3 हम कैसे फाइंड करते हैं, तो A3 हम A प्लस 2D इक्वल टू 12, A प्लस 2D इक्वल टू 12। जब भी किसी टर्म को, पहले मैं इसको क्लियर समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। चलो इस बॉक्स में समझना मैं कैसे समझा रहा हूं। किसी भी टर्म को दो पार्ट में तोड़ना हो, ठीक है, सपोज करो कि A2 की बात हो रहा है, A2 को मैं चाहता हूं कि दो नंबर में रिप्रेजेंट करूं, तो कैसे करूंगा। सपोज कि अब मैं A3 की बात कर रहा हूं कि A3 को मैं A प्लस 2D के फॉर्म में कैसे लाया, ये समझ लो, क्योंकि ये चीज तुम्हें हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हम पुट करते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब बात हम कौन से टर्म की कर रहे हैं, थर्ड टर्म की, तो n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3। तो A3 इक्वल टू A प्लस n के जगह पे वापस 3 रखेंगे, -1 करेंगे इंटू डी, यानी कि A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 2 और इंटू डी 2D। तो देखो A3 की वैल्यू कैसे आ गई, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, दो पार्ट में टूट गया। ये कंडीशन सब पे अप्लाई होगा, सब पे किसी भी टर्म को तुम्हें ओपन करना हो तो हर टर्म पे सेम कंडीशन अप्लाई होगा। कहने का मतलब कि जिस टर्म को तुम्हें दो पार्ट में करने की जरूरत पड़ रही हो, सपोज करो कि A15 को मुझे दो पार्ट में करना है, तो A3 को जब हमने दो पार्ट में किया तो हमने ये देखा कि A तो मेरा सेम रहा और D के साथ 2 लग गया, मतलब कि 3 फाइंड करना था तो 2 को हमने D से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा A प्लस 2D बन गया। उसी तरीके से A15 फाइंड करना है तो 15 के पहले कौन सी संख्या आती है, 14, तो A प्लस D को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा A प्लस 14D। ठीक है, फिर सपोज करो कि A20 फाइंड करना है, तो 20 के पहले कौन सी संख्या आती है, 19 आती है, A सेम रहेगा और प्लस 19 को मैं D से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हो गया, ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि टर्म को कैसे अलग करते हैं, क्योंकि ये चीज यहां पे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखो
A3 का मान 12 दिया हुआ था, तो यहां से तो हमने एक इक्वेशन बना दिया कि A3 को A प्लस 2D के फॉर्म में लिख दिया इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की AN यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी थी 106, और लास्ट टर्म का मतलब क्या कि वो 50वां टर्म बनाएगा, क्योंकि उस एपी में टोटल 50 टर्म थे। तो अब n के जगह पे मैं लिख देता हूं 50, यानी कि A50 की वैल्यू क्या दे रखी है 106। तो A50 को अगर दो पार्ट में करूं तो 50 के पहले कौन सी संख्या 49, और 49 को D से मल्टीप्लाई करके A प्लस कर दूंगा। ठीक है, यानी कि A50 को मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस 49, A प्लस 49D इक्वल टू कितना है 106। अब देखो यहां से दो इक्वेशन हमारा आ चुका है। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व करेंगे। माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जब एक वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम साइन चेंज करके सोल्व कर देते हैं। तो ए हमारा इक्वल दिख रहा है तो साइन चेंज कर दिया, ए से ए कैंसिल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक ए प्लस का एक ए माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ए में से ए माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दिया। 2d प्लस का 49d माइनस का, प्लस माइनस माइनस 49 में से 2 माइनस किया तो 47d आ गया। अच्छा 47d किसका रहेगा? माइनस का। क्यों रहेगा? क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन दिख रहा है। ठीक है, अब इस तरफ आओ, इक्वल का साइन लगाओ। 12 प्लस का 106 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस 4 और 10 में से 1 माइनस 9। बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन, तो यहां पे माइनस रहा। अब क्या हुआ कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब d के साथ 47 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि d इक्वल टू 94 अपॉन में 47, और 47 से 94 2 बार में कैंसिल हो गया, मतलब कि d की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको रफ करते हैं और समझते हैं अब आगे। देखो a की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? d की वैल्यू जब फाइंड हो गई तो इस d की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भी पुट कर दोगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम छोटा इक्वेशन लेते हैं, ऊपर वाला मुझे छोटा इक्वेशन दिख रहा है, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 इंटू d का मान क्या निकाला हमने? देखो d की वैल्यू हमने 2 निकाला है, तो d के जगह पे 2 रख दिया इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 12, और फिर a इक्वल टू 4 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ध्यान दो, हमने a फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया, यही दोनों मेन है। अगर ये दोनों फाइंड हो गए तो अब जो भी टर्म हमसे पूछ रहा है निकालने के लिए उस टर्म को n के फॉर्मूले पे पुट करके मैं कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे दो चीज की ज्यादा जरूरत रहती है a और d की एक सीरीज को बनाने के लिए, और वो दोनों चीजें मुझे मिल गई है। तो अब देखो कि 29th टर्म यहां से कैसे फाइंड करोगे। तुम्हें फाइंड करना है 29th टर्म। ठीक है, अच्छा 29 के पहले यहां पे तो n रहा होगा ना, तो n के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 29, तो n के जगह पे 29 कर दिया। a की वैल्यू हमने क्या निकाला है 8, तो a के जगह पे 8 रखा, फिर प्लस n की वैल्यू कितनी 29 टर्म फाइंड करना है, तो n के जगह पे 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था 2। तो अब देखो A29 इक्वल टू 8 प्लस 29 में से 1 माइनस किया 28 इंटू 2, यानी कि A29 इक्वल टू 8 प्लस 22 2 जा 28 2 जा 56, और A29 इक्वल टू हो गया 64। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छे से आ गया समझ में हमने कैसे फाइंड किया। अब देखो
इसका बेसिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब दो टर्म अलग अलग दिया हुआ हो, कि सपोज करो कि क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा हो कि 5th टर्म ये है, 9th टर्म ये है और तुम 12th टर्म फाइंड करो, ठीक है। दो टर्म गिवन है और कोई और टर्म हमसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो जो टर्म मेरे पास गिवन है उन दोनों टर्म की हेल्प से मैं ए और डी फाइंड करूंगा। जब ए और डी फाइंड हो जाएगा तो फिर एन का फॉर्मूला पुट करके जो भी टर्म हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो टर्म फाइंड हो जाएगा। बेसिक बिल्कुल सेम रहेगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म, थर्ड एंड 9th टर्म आर 4 and -8, 4 and -8 और उसके बाद एक वर्ड का यूज किया गया है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार। क्रम का अनुसार कैसे हुआ कि यहां पे A3 का यूज पहले किया गया है, तो इसके क्रम के अनुसार इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। A9 का यूज बाद में किया गया है, तो इसके क्रम के अनुसार इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? -8 होनी चाहिए। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ गए? रिस्पेक्टिवली जहां भी दिख जाए तो पहले वाले की वैल्यू पहले वाली होगी और बाद वाले की वैल्यू बाद वाली होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि यहां से A3 का मान 4 दिया हुआ है और A9 का मान -8 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग पार्ट में करते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, हमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी। इसमें कौन सा कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब देखो इस क्वेश्चन में कि थर्ड टर्म और 9th टर्म तुम्हारे पास गिवन है और तुम्हें यह बताना है कि इस एपी जो हमारी सीरीज बनेगी, इस सीरीज में 0 जो होगा वो कौन से टर्म पे होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो n की वैल्यू हम कब फाइंड करेंगे? जब हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब कि जब हम सीरीज बना लेंगे तब हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम है हमारा सीरीज बनाना, और सीरीज बनेगा कैसे? जब दो टर्म गिवन है तो दोनों टर्म को एलिमिनेशन मेथड पे लाके सोल्व करके a और d की वैल्यू निकाल दो और फिर जो भी वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड कर लो। चलो अब समझते हैं कैसे। देखो A3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। A3 को अगर मैं दो पार्ट में तोड़ना चाहूं तो क्या क्या कर सकता हूं? 3, थर्ड टर्म निकालना था तो थर्ड के पहले क्या आता है? 2 और 2 को d से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस 2d, और a प्लस 2d का मान कितना हो गया? 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। A9 इक्वल टू -8। अब A9 को मैं क्या लिख सकता हूं? A9, 9 के पहले क्या आता है? 8 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे 8d और a को प्लस कर देंगे, यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके a और d का मान निकाल लो यहां से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या है कि अगर एक वैल्यू बराबर हो गई है तो साइन चेंज कर दो, और a मुझे बराबर दिख रहा है तो यहां पे साइन चेंज किया, यहां पे साइन चेंज किया, यहां पे साइन चेंज किया। साइन चेंज अपोजिट होता है, मतलब जो साइन पहले से है उसके अपोजिट लगा दो। a के पहले कोई साइन नहीं, प्लस का था माइनस का हो गया। 8d के पहले प्लस का था माइनस का हो गया। 8 के पहले माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। अब जब साइन चेंज हो गया तो जो पहले साइन लगा हुआ था उस साइन की वैल्यू खत्म, अब नए वाले साइन की वैल्यू मतलब कि मायने रखी जाएगी। तो a प्लस का a माइनस का, प्लस माइनस माइनस, a में से a माइनस करेंगे 0, तो a से a हमारा कैंसिल हो गया। 2d प्लस का 8d माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस किया, माइनस का 6d। अच्छा माइनस का 6d क्यों हुआ भाई? क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन था। अब आगे 8 प्लस का 4 प्लस का, दोनों प्लस का है तो 8 4 कितना हो जाएगा? 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब कि ये किसका रहेगा? प्लस का ही रहेगा, क्योंकि प्लस 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 और साइन भी रहता है प्लस का। तो अब देखो d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो d के साथ -6 जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उधर जाके डिवाइड का फॉर्म बना देगा, मतलब d इक्वल टू हो गया
12 अपॉन में 6, और ये जो 6 के साथ माइनस था, इस माइनस को डिनोमिनेटर में ना रख के हम नोमिनेटर में ले लेंगे ऊपर। तो 6 से 12 कितने बार में, 2 बार में कैंसिल, यानी कि डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, देखो 2, और यहां पे माइनस भी बचा हुआ है, यानी कि डी की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है। अब हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जब डी की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है तो इस डी की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखो पुट करते समय ये देख लो कि तुम्हारा छोटा इक्वेशन कौन सा है, क्योंकि टाइम तुम्हें कम लगाना है, जितना कैलकुलेशन इजी रखोगे उतना कम टाइम लगेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा पहला वाला इक्वेशन जो है वो छोटा दिख रहा है, तो चलो हम पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या निकाला है -2, तो इस डी के जगह पे -2 रख देंगे और इक्वल टू 4 कर देंगे। फिर a प्लस, यहां पे समझो ये 2 प्लस का और ये 2 माइनस का, मतलब +2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 4, और फिर साइन को देखते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस तो साइन हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू -4 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 4 + 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया 8। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2। देखो दोनों चीज फाइंड हो गया। अब हम सीरीज बनाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अभी हम सीरीज नहीं बना सकते, जब तक a और d की वैल्यू फाइंड नहीं होता तब तक हम सीरीज बना नहीं सकते और ना ही कोई वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अब ये हुआ कि a और d की वैल्यू मुझे मिल गई, मतलब कि अब मैं अपना सीक्वेंस तैयार कर सकता हूं, अपना सीरीज तैयार कर सकता हूं। ठीक है, अब देखना यह है कि अब मुझे फाइंड क्या करना है। जो चीज हमें चाहिए थी वो चीजें हमने उपलब्ध करवा दी। ठीक है, अब हमें वो चीज पे ध्यान देना है जो क्वेश्चन हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि इस सीरीज में जो इसके अकॉर्डिंग, देखो फर्स्ट टर्म a का मान 8 निकला, यानी कि पहला टर्म 8 हो गया। ठीक है, और d की वैल्यू -2 है। अब टर्म आगे कैसे बढ़ता है, जब पहले टर्म में d की वैल्यू प्लस कर देते हैं तो दूसरा टर्म हो जाता है, फिर दूसरे टर्म में d की वैल्यू प्लस करते हैं तो तीसरा टर्म हो जाता है, फिर तीसरे में d की वैल्यू प्लस किया, चौथा टर्म हो गया, इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म तो मेरा आ गया। अब फर्स्ट टर्म में d की वैल्यू ऐड करना है। ठीक है, हम 8 में प्लस करते हैं -2 को, तो 8 प्लस इंटू -2, तो 8 में से 2 माइनस किया 6, यानी कि मेरा दूसरा टर्म क्या आ गया 6। सेम कंडीशन अब ऐसे ही जाएगा, फिर 6 में से 2 माइनस होगा तो तीसरा टर्म 4 हो जाएगा, फिर 4 में से 2 माइनस, चौथा टर्म 2 हो गया, और फिर 2 में से 2 माइनस तो पांचवा टर्म 0 हो गया। आंसर मिल गया हमें। हमसे क्या पूछ रहा था कि 0 कौन से टर्म पे आएगा, इस एपी में 0 कौन से टर्म पे आएगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, पांचवें टर्म पे मुझे दिख गया कि पांचवें टर्म पे 0 आएगा। लेकिन ये तो हम अंदाजा लगा के बता रहे हैं ना, हम सीरीज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन हमें फॉर्मूले से बताना है। अब फॉर्मूले से कैसे फाइंड करोगे ये समझ लो। चलो आगे देखते हैं कि हम 0 फाइंड कर रहे हैं कि 0 कौन से टर्म पे आएगा, ये मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। ऐसे सीरीज बना के फाइंड नहीं करो। और सपोज करो कि 0 आगे की तरफ होता, ठीक है, तो ऐसे सीरीज हम कब तक बनाते रहेंगे। ये तो पांचवें टर्म पे मिल गया, इसलिए हमें पता चल गया कि हाँ ये पांचवें टर्म पे है। लेकिन अगर 0 और आगे होता तो हम ऐसे सीरीज बनाते बनाते बूढ़े हो जाते। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि झटके में कैसे निकाला जाएगा, एक झटके में। तो एक झटके में निकालने के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है an का, जो कि हम शुरू से ही यूज करते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्वेश्चन था कि 0 कौन से टर्म पे होगा, यानी कि बात हम 0 की कर रहे हैं, उसका टर्म फाइंड करना है। टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और n की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है कि 0 कौन से टर्म पे होगा, मतलब an का मान अब 0 रखेंगे, क्योंकि ये तो मुझे फाइंड करना है ना, n टर्म मुझे फाइंड करना है कि इस n के जगह पे हम कौन सी संख्या रखें कि वो 0 बना दे, टर्म बना दे। ठीक है, तो देखो अब an के जगह पे पूरे पे मैं 0 रखूंगा। an की वैल्यू मैंने क्या रख लिया 0। an लास्ट टर्म तो होता ही है, इसके साथ an क्या होता है, जो चीज हम फाइंड करते हैं। देखो दो चीज फाइंड करते हैं, एक तो टर्म फाइंड करते हैं और टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जिस टर्म की मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूं वो वैल्यू an ही कहलाएगा। ठीक है, तो मैं 0 की मतलब ये फाइंड कर रहा था कि 0 कौन से टर्म पे है, तो 0 हमारी टर्म की वैल्यू हो गई ना, इसका मतलब कि 0 n का मान हो गया, तो 0 n के जगह पे क्या रख लिया 0। ठीक है, a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, क्वेश्चन नंबर 9 था ना,
ए की वैल्यू हमने 8 फाइंड किया था इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू 8 फाइंड हुई थी, प्लस एन तो मुझे फाइंड करना है, एन का मुझे पता नहीं क्योंकि जीरो का टर्म फाइंड करना है, तो एन के जगह पे एन ही रखेंगे। -1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई थी -2। ठीक है, अब देखो 0 इक्वल टू 8 प्लस -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो यहां पे भी प्लस ही रखते हैं, -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n होगा, और फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, फिर 8 इधर किसका है प्लस का, तो इधर किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि -8 इक्वल टू, अब इधर क्या बचा -2n प्लस 2, अब 2 इधर प्लस का है, फिर से इधर आके माइनस का, यानी कि -8 और -2 प्लस 2 इधर आया तो माइनस का हो गया, और इक्वल टू इधर क्या बचा -2n, तो -2 माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू -2n, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2n इक्वल टू 10 बचा, तो n इक्वल टू हो गया 10 अपॉन में 2, और ये कट गया 5 बार में, यानी कि n की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 5। सीरीज के अकॉर्डिंग भी 0 5वें टर्म पे आ रहा था, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 0 5वें टर्म पे आया। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से इसे समझ लिया। चलो ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट है। अब हम देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन नंबर 10 कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, हाँ ये क्वेश्चन समझ लेना कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस समझने की फेर है। सबसे पहले कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 17वां टर्म 17वां पद, ठीक है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब कि किसी एपी का जो 17वां टर्म है 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं कि किसी एपी का जो 17th टर्म है 17वां टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब 10th टर्म की बात हो रही है, टर्म के जगह पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, क्योंकि ये टर्म की मतलब कि जैसे 10th टर्म से 7 ज्यादा, तो 10th टर्म पे कोई ना कोई नंबर होगा ना, वो तो टर्म को शो कर रहा है, तो 10th टर्म पे कोई ना कोई नंबर होगा, और उस नंबर में जब मैं 7 ऐड कर दूंगा तो मेरा 17th टर्म का मान आ जाएगा। तो कंडीशन क्या बना रहा है, अगर हम ATQ चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। कंडीशन यही बनेगा कि 17th टर्म जो हुआ वो 10th टर्म से 7 ज्यादा। देखो एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना, तो 10th टर्म में अगर मैं 7 को प्लस कर दूं तो मेरा 17th टर्म का मान आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन तो ये बन गया। अब काम क्या है कि इसको ओपन करूं, जहां तक हो सकता है इसको ओपन करूं, तो ओपन कैसे, किसी भी टर्म को मैं 2 पार्ट में ओपन कर सकता हूं। मैं कैसे ओपन कर सकता हूं ये मैं अभी समझा दिया हूं। तो A17 है, तो देखो अगर A17 को A और D के पार्ट में ओपन करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, A प्लस 16D। जिस टर्म को 2 पार्ट में करना होता है, जिस टर्म की बात हो रही हो उस टर्म से 1 कम करके D से मल्टीप्लाई कर दो, A साथ में चलेगा, सब में A साथ में चलेगा, यानी कि A17 को हमने क्या लिखा A प्लस 16D। उसी तरीके से A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, अब ध्यान दो A इधर प्लस का, A इधर भी प्लस का, तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि A को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। एक A इधर प्लस का था, एक A इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, A में से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो कंडीशन सेम रहेगा, या तो मैं 0 लिखूं या डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, बात मेरा बराबर है। ठीक है, तो A से A कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इस तरफ LHS साइड में 16D बचा और RHS साइड में 9D प्लस 7 बचा, तो DD को एक तरफ कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 9D इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया। अब उस तरफ RHS साइड में राइट हैंड साइड में क्या बचा, अब खाली 7 बच गया। ठीक है, 9D इधर आ गया। 16D में से 9D को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7D और इक्वल टू 7।
d के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि d इक्वल टू 7 अपॉन में 7, और 7 से 7 1 बार में कट गया, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मेरा 1 का आया। कंप्लीट है। चलो इसमें एक क्वेश्चन और समझते हैं, इसके बाद हम इसको आगे के वीडियो में रखेंगे, क्योंकि फिर आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसे समझना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, पहले हम टर्म एपी देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है 3, 15, 27 और 39, और इसके बाद डॉट डॉट, मतलब कि जो सीरीज मेरे पास गिवन है ये इन्फिनाइट में, इन्फिनाइट का मतलब कि इसका मुझे अंत नहीं पता, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन समझते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी हो गया, इट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ध्यान से समझो क्या कह रहा है, 132 मोर देन 54th टर्म। अब पहले इसका मतलब समझ लो कि है क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन ये है, अच्छा ठीक है, ये 54th टर्म की बात हो रही है, टर्म की बात हो रही है, तो इस टर्म पे कोई ना कोई नंबर तो होगा ना, इसकी वैल्यू जरूर होगा। जैसे फर्स्ट टर्म पे 3 दे रखा है, सेकंड टर्म पे 15 दे रखा है, थर्ड टर्म पे 27 दे रखा है, फोर्थ टर्म पे 39 दे रखा है, तो उसी तरीके से 54th टर्म पे भी तो कोई ना कोई संख्या होगी। ठीक, और अगर मैं 54th टर्म की संख्या फाइंड कर लूं, ठीक है, और फिर उसमें 132 को प्लस कर दूं, तब मुझे पता चल जाएगा कि प्लस करने के बाद जो बना वो इस एपी का कैमा टर्म बनाएगा, कौन सा टर्म बनाएगा। क्वेश्चन यही है ना कि which term of the AP इतना will be 132 more than its 54th term। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, पहले इसका कंडीशन समझ लेते हैं कि इसका कंडीशन क्या बनाएगा। ठीक है, पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ओवरऑल इस क्वेश्चन में मुझे टर्म फाइंड करना है या टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो which term of the AP, विच टर्म, कौन सा टर्म, यानी कि टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या बना कि अगर मैं nth टर्म फाइंड करता हूं, और ये nth टर्म फाइंड कैसे होगा, 132 प्लस A54, 54th टर्म में जब मैं 132 फाइंड कर दूंगा तो मुझे वो नंबर जो नंबर निकलेगा उसका टर्म पता चल जाएगा कि हाँ वो टर्म इस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझो, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, n का, यानी कि इसके जगह पे मैं क्या फॉर्मूला पुट करूंगा, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 132 को 132 वैसे ही रखना है, और 54 A54 अगर इसको दो पार्ट में मैं करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, A प्लस 53D। मैंने बता दिया था कि टर्म को अगर दो पार्ट में करना हो तो जिस टर्म को तोड़ना हो उससे एक पहले एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दो, A साथ में रखना, यानी कि A54 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 53D। अब ध्यान देते हैं, ठीक है, यहां पे देखो a प्लस का और a प्लस का, चलो हम a से a को पहले कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब इधर क्या बचा, n-1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस 53d, यही बचा है। n की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक, अब यहां से ध्यान से समझना, सीरीज तो हमारे पास गिवन ही है, इस सीरीज में
एक मिनट, ठीक है। इस सीरीज में हम डी तो निकाल सकते हैं ना, जब सीरीज मेरे पास गिवन है तो डी तो मैं फाइंड कर सकता हूं, कॉमन डिफरेंस का पता कर सकता हूं बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करके। तो 15 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आया 12। 27 में से 15 को माइनस करूंगा तो कितना आया 12, और फिर 39 में से 27 को माइनस करूंगा तो कितना आया 12। यानी कि इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 12 का, मतलब कि डी की वैल्यू मुझे पता है। तो चलो अब हम इस डी के जगह पे 12 रखते हैं, यहां भी डी था, इसके जगह पे भी इंटू 12 कर देते हैं, ठीक है। अब 12 को n से मल्टीप्लाई किया तो 12n माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 इक्वल टू, पहले 53 को 12 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 53 इंटू 12, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 53 यानी कि 6 3 6, 636। अब 132 प्लस 3 636, ठीक है। अब पहले इनको ऐड करना होगा, यानी कि 12n माइनस 12 इक्वल, चलो एक काम करते हैं, इस -12 की साइड चेंज कर देते हैं क्योंकि आखिर तो इसे उधर ले ही जाना है, तो चलो अभी कर देते हैं। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, इक्वल के बाद जो है पहले इसको ऐड करना है, तो 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 1 और 6 7, 768, और 12 इधर आके फिर से वापस किसका हो गया प्लस का, यानी कि 12n इक्वल टू 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8 कैरी, और 7 का 7 वैसे उतर गया, 78, ठीक है। मतलब कि 12n इक्वल टू कितना आ गया 780। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है n की, चलो हम यहां पे देखते हैं। n की वैल्यू 12n इक्वल टू 780 है, 12n इक्वल टू 780, तो n इक्वल टू हो जाएगा 780 अपॉन में 12। चलो 12 से इसको कैंसिल करके देखते हैं, 12 6 जा 72, 6 बार में 72, अब 78 में से 72 माइनस किया तो रिमाइंडर 6 बचा, फिर 0 आ गया, यानी कि ये बन गया 60, और 12 के टेबल में 5 बार में 60 आता है, 12 5 जा 60, तो 5 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 65। ये हमारा आंसर हो गया कि 65, इस एपी में 65 एक ऐसा टर्म बनेगा कि 54th टर्म में जब मैं 132 को प्लस कर दूंगा, ठीक है, 54th टर्म में 132 को प्लस करूंगा तो जो नंबर आएगा वो नंबर 65वें टर्म पे आएगा, मतलब कि वो 65 टर्म कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें वैसे अभी 8 क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। अब कल हम इसके में, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 ये जरूरी है, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। 12 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है, 14 है, 15, अब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब हर क्वेश्चन को तुम्हें टच करना ही होगा, ठीक है। तो अब बेसिक हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि एपी के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है भाई खुद से। देखो मैं तो अपना काम कर दूंगा, मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन में समझा के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा। तुम्हें अगर इसमें परफेक्ट बनना है तो जितना मेरा करवाया हुआ है उतने पे तो कमांड कर ही लो, उसके बाद अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब जाके एपी में परफेक्ट बनोगे, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी डर रहेगा, खाली इतना करके अगर छोड़ देते हो तो डाउट अभी बना रहेगा, ठीक है। अगर डाउट अच्छे तरीके से क्लियर चाहते हो तो फिर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 20 तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं 8 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, 12 से लेके 20 तक। हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बस तुम लोग करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि समझाया गया है इस तरीके से, तो वीडियो
लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करो, फैलाओ, ताकि लोगों को भी मदद मिले। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखना, क्योंकि हमारी जो वीडियो है अप्रोक्स 8 से 9 AM के बीच में अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम तुम्हें नोटिफिकेशन पता चल जाएगा, जाके अपना वीडियो देख के समझ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।